तरुण एक अच्छा लड़का है, लेकिन हर किसी की तरह उसकी भी ख्वाहिश है। इसलिए 10वीं क्लास खत्म होते ही स्मार्टफोन की जिद की तो वो मिल गया। कॉलेज खत्म होते ही बाइक की जिद की तो वो भी मिल गई थी। तुम्हें सिर्फ बाइक मिली है। इस बाइक को बाइक की तरह चलाओ। रॉकेट समझकर हवा में उड़ने की कोशिश मत करना। मुझे पता है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। मैं अच्छे से ही चलाऊंगा। ऐसे कहते हुए अपने माँ बाप के समझाने के बावजूद भी तरुण बाहर जाने के बाद गाड़ी को हवा में भगाने लगता है और कुछ ही देर में उसकी बाइक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और तरुण को उसकी गलती का एहसास होने से पहले ही उसकी मौत हो जाती है। और हमेशा की तरह सरकारी हॉस्पिटल वाले आकर तरुण की बॉडी को लेकर जाते हैं और कुछ देर बाद तरुण के घर को कॉल करके सारी बात बता देते हैं। बात पता चलते ही तरुण के माँ बाप हॉस्पिटल को भाग कर आते हैं। डॉक्टर साहब, शायद आप लोगों से कोई गलतीफहमी हो गई है। हमारा बेटा इतनी तेज बाइक नहीं चलाता है। जाकर देख लीजिए, मॉर्चरी रूम में ही पड़ी हुई है उस लड़के की बॉडी। ऐसे कहते हुए वो मॉर्चरी रूम का गार्ड तरुण के माँ बाप को मॉर्चरी रूम में लेकर जाकर तरुण की डेड बॉडी दिखाता है। वो देखकर दोनों माँ बाप बहुत रोते हैं, लेकिन अब रोकर क्या फायदा। यहाँ पर रोने से क्या होगा? पैसे दो और बॉडी को घर ले जाकर रिश्तेदारों के सामने रो। चल जल्दी करो, 50,000 दो और ले जाओ डेड बॉडी को। मुझे और भी काम है। 50,000 का नाम सुनते ही तरुण के माँ बाप हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग उतने पैसे वाले नहीं थे कि इमरजेंसी के लिए अपने पास एक 10,000 भी पास रख सके। 50,000? लेकिन ये तो एक सरकारी हॉस्पिटल है ना सर जी। वैसे भी आपके हिसाब से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हमारे बेटे की मौत हो गई थी। यहाँ तो हमारे बेटे का इलाज भी नहीं हुआ। उसे सड़क से किसने लेकर आया? आप दोनों ने? उसकी फटे घाव किसने सिले? आप दोनों ने? चुपचाप पैसे रखो और बॉडी को लेकर चलते बनो। वो बात सुनकर दोनों माँ बाप बड़े दुखी होकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और अपने घर पहुँचने के बाद दोनों अपने पड़ोसियों से पैसे मांगने लगते हैं उनके बेटे की बॉडी लेकर आने के लिए। कमला बहन, हमारे बेटे तरुण का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौत हो गई है। हॉस्पिटल वाले उसे लेकर आने के लिए 50,000 पूछ रहे हैं। आप थोड़ी सी मदद करो ना दीदी। सुनकर बहुत दुख हुआ। तरुण एक अच्छा लड़का था, लेकिन अब जानती हो कि हमारी घर की परिस्थिति भी अच्छी नहीं है। मेरी तरफ से ये 200 रुपए रख लीजिए ना। ऐसे तरुण के माँ बाप गली गली घूम घूम कर 100, 200 मांग मांग कर और थोड़े पैसे उधार लेकर आकर 3 दिनों में 50,000 इकट्ठा करते हैं और हॉस्पिटल पहुंचते हैं। 3 दिन बाद वो मॉर्चरी बॉय उन्हें देखकर, कैसे माँ बाप हो आप लोग? अपने मरे हुए बेटे को लेकर जाने के लिए 3 दिन बाद आ रहे हो? पता नहीं वो रूम में है या उसे लवरिश लाशों के साथ फेंक दिया है। ऐसे बड़ी बदतमीजी से बात करते हुए वो मॉर्चरी रूम का गार्ड तरुण की बॉडी को बाहर लेकर आता है और जब तरुण के माँ बाप उसे पैसे देते हैं तब डरते हुए और गुस्से में वो ऐसे कहते हैं, अरे पागल हो क्या तुम लोग? मेरी नौकरी खाना चाहते हो क्या? किसी ने देख लिया तो मेरी नौकरी जाएगी और जेल भी हो सकती है।
इसका मतलब ये पैसे आप अपने लिए ले रहे हो और ये गलत है, ये जानते हुए पैसे ले रहे हो। ओ मैडम जी, आपको बॉडी चाहिए या नहीं? ज्यादा सवाल मत करो, चुपके से पैसे दो और बॉडी लेकर जाओ। ऐसे कहते हुए वो मॉर्चरी रूम का गार्ड तरुण के माँ बाप से पैसे लेकर उन्हें उनके बेटे की डेड बॉडी दे देता है। इंसान पैसों के लिए दिन ब दिन किसी भी हद तक जाने को तैयार हो रहे हैं। माँ बाप को अपने मरे हुए बच्चे की लाश लेने के लिए पैसे देने पड़ रहा। ऐसे बातों पर सिर्फ न्यूज़ बनती है, वो भी अपने टीआरपी के लिए। एक्शन कोई नहीं लेता है क्योंकि यहाँ पर हर कोई मौके की तलाश में होते हैं। ये तब तक नहीं सुधरेंगे जब तक कि कोई असली थानोस ना आ जाए। जोलपुर एक ऐसा गांव है जहाँ के लोगों को उनके घर के खाने के अलावा बाहर के खाने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसे गांव में संकट नाम का एक व्यक्ति ने बड़ी सी बिरयानी की होटल खोली है। जोलपुर वालों के लिए बिरयानी एक नया शब्द था, इसलिए जिसके पास पैसे होते थे वो संकट की होटल में बिरयानी खाने के लिए जाते थे, क्योंकि संकट की होटल की बिरयानी तो बहुत बढ़िया थी, लेकिन वहाँ के दाम भी इतने ही उन्हें थे। अरे सुमित, तुमने सुना है? गांव में जहाँ देखो संकट की होटल की बिरयानी की बात चल रही है। सुना है कि वो बहुत स्वादिष्ट है। चलो हम भी जाकर एक बार खाकर आते हैं। अरे अमित, तुमने ये तो सुन लिया कि संकट की बिरयानी बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन क्या तुमने ये सुना है कि उसकी बिरयानी सिर्फ धनवान ही खा रहे हैं? गरीब के लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। वो सुनकर अमित और सुमित दोनों भाई चुप हो जाते हैं। अमित एक किसान है और उसका भाई सुमित मुर्गियों का व्यापार करने वाला है। संकट इन दोनों भाइयों से मुर्गी और चावल खरीदता है, क्योंकि अमित और सुमित के चावल और मुर्गी बहुत ही अच्छे होते हैं। क्या बात है सुमित? मैंने सुना है कि तुम मेरे आदमियों को चिकन नहीं दे रहे हो। आपके आदमी मुर्गी का दाम बहुत कम देता है, पर लेकर जाते हैं ताजा चिकन। मैं तुम्हें हर रोज ऐसा ही देता रहूंगा तो एक दिन मुझे दुकान बंद करनी पड़ेगी। अगर मुझे चिकन नहीं देगा तो तेरी दुकान वैसे भी बंद हो जाएगी, ये बात याद रखना। ऐसे चेतावनी देते हुए संकट वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमित अपने भाई अमित के पास जाता है और संकट ने जो कहा वो अपने भाई से कहता है। उसकी बात सुनने के बाद अमित, वो एक तो इतनी महंगी बिरयानी बेचता है और सामान सस्ते में चाहिए। वो हमारी दुकान बंद करवाए ना करवाए, लेकिन हमें उसे सबक सिखाना ही होगा भाई। ऐसे कहते हुए अमित और सुमित दोनों भाई मिलकर बिरयानी बनाकर सड़क के किनारे रेडी पर सिर्फ 50 रुपए प्लेट में बिरयानी बेचते हैं। इसलिए गांव के सभी लोग उनसे बिरयानी खरीदने के लिए आते हैं और खाने के बाद उन्हें स्वाद भी पसंद आता है। अरे वाह अमित और सुमित भाई, मुझे नहीं पता था कि बिरयानी इतने स्वादिष्ट होती है। मेरे पास कभी इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं उस बड़ी सी होटल में जाकर बिरयानी खा सकूं। हाँ, मैं पहली बार ही खा रहा हूँ। काफी अच्छी। अगर ये हर रोज खाने को मिले तो मजा आएगा। कोई बात नहीं है भाइयों, ये पहली बार जरूर है, लेकिन आखिरी बार नहीं है। अब से ये 50 रुपए वाले में बिरयानी हमेशा मिलेगी। ऐसे कहते हुए दोनों भाई मिलकर गरीबों के लिए 50 वाली बिरयानी बेचते हैं और सब शौक से बिरयानी खाते हैं।
लेकिन संकट का व्यापार बंद होने का आता है। अब उनके पास कोई नहीं जा रहा था। गरीब तो वैसे भी नहीं जाते हैं। अमीर लोगों का भी वहाँ पर जाना बंद हो गया। इस बात से गुस्से में संकट अमित और सुमित को डराकर उनका 50 रुपए वाली बिरयानी का व्यापार बंद करवाने के लिए आता है। चुपचाप ये अपनी सस्ती बिरयानी वाली दुकान को बंद कर रहो, वरना मैं ऐसा कुछ करूंगा कि फिर कभी इस गांव में दिखाई नहीं दोगे। पहली बात, हम ये गांव वाले हैं, सदियों से इस गांव में रहते हैं। चाहो तो तुम अपने गांव लौट जाओ। और दूसरी बात, तुम ही तो कहा था ना कि तुम मेरी दुकान बंद करवा दोगे, इसीलिए मैं अपनी दुकान को बंद करके ये व्यापार शुरू किया है। अब ये बंद नहीं होगा। ऐसे उन्हें धमकाने के लिए आए हुए संकट को दोनों भाई अपनी समझदारी से वापस भेजकर अपना काम जारी रखते हैं। ऐसे कुछ दिन गुजारने के बाद संकट खुद अमित और सुमित के पास आकर उसकी गलती के लिए माफी मांगकर साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। तब अमित, हमें साथ मिलकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दाम वही होना चाहिए और खाने की क्वालिटी में भी कोई फर्क नहीं आना चाहिए। संकट सारी बातें मान लेता है और सब अच्छे से मिलकर व्यापार करते हैं।